क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस फिनिश किया था विद फूड फ्रॉम एनिमल्स। एंड अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम एज प्रॉमिस्ड कुछ क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद इट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन एग्रीकल्चर ब्रॉडकास्टिंग इज यूज्ड फॉर। तो ये आपका क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ब्रॉडकास्टिंग किसके लिए यूज होता है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आपके पास क्लिक करेगा कि ब्रॉडकास्टिंग टर्म हमने पढ़ी थी व्हेन वी वर टॉकिंग आई थिंक इन सेकेंड और थर्ड वीडियो। ठीक है, तो ये अगर आपको याद हो तो ये हमने किया था, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या पता फिर आपको याद आ जाए। Our first option is plowing the fields। क्या हम ब्रॉडकास्टिंग प्लोइंग द फील्ड्स को बोलते हैं? सेकेंड ऑप्शन रोटेटिंग द क्रॉप्स। क्या हम ब्रॉडकास्टिंग रोटेटिंग द क्रॉप्स को बोलते हैं? थर्ड ऑप्शन रिमूविंग द वीड्स। क्या हम ब्रॉडकास्टिंग यूज करते हैं रिमूविंग द वीड्स के लिए? या फिर फोर्थ ऑप्शन सोइंग द सीड्स। तो इन फोर में से हमें आंसर बताना है। तो जब भी मैं बात करती हूँ ब्रॉडकास्टिंग की और इस चैप्टर में, तो आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए कि यस हमने सेकेंड या थर्ड वीडियो में बात करी थी इसके बारे में। कौन से उसमें? when we were talking about sowing the seeds। so yes, the term broadcasting is used when you are sowing the seeds। तो इसका जो टर्म है हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग, वो कब यूज होता है? when we are sowing the seeds। तो जब आप बोलते हो आई एम ब्रॉडकास्टिंग, तो आप क्या बोलना चाहते हो? दैट आई एम sowing the seeds। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इजी था ना? चलो ना, लिवर फिश लिवर ऑयल इज रिच इन। ये तो अभी हमने पढ़ा था बिल्कुल लास्ट वीडियो में ही। अगर आपने वो वीडियो अपने नहीं देखी है तो आपको वो देखनी चाहिए। ठीक है, तो फिश लिवर ऑयल इज रिच इन, वी कैन चूज मोर देन वन ऑप्शन। मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम मोर देन वन कर सकते हैं चूज। तो एक बार हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन विटामिन ए, सेकेंड ऑप्शन विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन विटामिन सी एंड फोर्थ ऑप्शन विटामिन डी। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। जो मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ उनका आप कमेंट करके आंसर बताइए प्लीज। ओके, तो देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिश लिवर ऑयल की, दैट इज मेनली और कर्ड लिवर ऑयल। जब हम फिश लिवर ऑयल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मेन एग्जांपल क्या आता है? कर्ड लिवर ऑयल का। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल लास्ट वीडियो में ही स्टडी किया था कि जो आपका फिश लिवर ऑयल है या फिर कर्ड लिवर ऑयल है वो किन किन 2 विटामिन में रिच होता है। और आपका आंसर आपके बिल्कुल सामने है, अगर आप देख सकते हो। तो विटामिन ए एंड डी, तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन होंगे दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपने किन किन के ये ऑप्शंस ठीक हुए हैं। तो ऑप्शन ए विटामिन ए एंड ऑप्शन डी विटामिन डी आपके करेक्ट ऑप्शन है। तो जो फिश लिवर ऑयल होता है वो आपका विटामिन ए एंड विटामिन डी में रिच होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू सॉइल बाय केमिकल फर्टिलाइजर। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे और हमें उनमें से बताना है कि कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर से नहीं प्रोवाइड हो सकता है सॉइल को। चलो, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है ह्यूमस, थर्ड ऑप्शन है आपका पोटेशियम एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका फॉस्फोरस। तो देखो ये भी हमने बड़े अच्छे से बात करी थी अपने वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो आपका है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप जरूर जाकर देखना और समझना। ठीक है, तो अभी तो आप, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलो तो मैं बताती हूँ। देखो, जब भी हम बात करते हैं आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स की, तो हमेशा याद रखना आपके पास NPK होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स में। ये हमने डिफरेंस में भी पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स आपके NPK में रिच होते हैं। N stands for nitrogen, P stands for phosphorus and K stands for potassium। ठीक है, तो अगर हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर में ये तीनों चीजें होती हैं, दैट मीन्स नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, तो आपका कौन सा बचा? ह्यूमस बचा। और आपको पता है कि आपके जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो आपको ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। कौन प्रोवाइड करता है आपको ह्यूमस? ओनली मैन्योर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है कि कौन सा नहीं प्रोवाइड करता है केमिकल फर्टिलाइजर, सो दैट इज योर ह्यूमस। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है। तो याद रखना हमेशा कि जो आपके ह्यूमस है वो कभी वो आपका जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो आपको ह्यूमस कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। आपके हमेशा मैन्योर सीड प्रोवाइड करते हैं ह्यूमस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The food provided from animals are rich है। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। The food provided from animals are rich in। आपको जो फूड होता है which are provided by animals वो किस किस चीज में रिच होता है? ऑप्शन ए इज फैट्स, ऑप्शन बी इज कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी सी इज मिनरल्स एंड ऑप्शन डी इज प्रोटीन्स। तो यहाँ पे आपको एकदम से देखते ही आंसर पता हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल लास्ट वीडियो में ये बिल्कुल अच्छे से समझाया था कि जो आपके फूड प्रोवाइडेड फ्रॉम एनिमल्स होते हैं वो किस चीज़ में रिच होते हैं, सबसे ज़्यादा किस चीज़ में रिच होते हैं, ठीक है। तो जो एनिमल्स जिस लाइक आप एनिमल्स से फूड कौन कौन सा होता है, लाइक आई गिव यू एग्जांपल्स। आपका हो गया मीट, हो गया आपके पास एग, हो गया आपके पास मिल्क है, आपके पास हनी है, राइट। तो ये सारे क्या है आपके फूड फ्रॉम एनिमल्स, और ये सबसे ज्यादा किस में रिच है? आपके प्रोटीन्स में, ठीक है। तो क्या ये आपका ऑप्शन करेक्ट था? अगर आपका ऑप्शन करेक्ट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ओके, कि आपने यही आंसर चूज करा था। एंड अगर आपने किया था दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो जो आपके फूड फ्रॉम एनिमल्स होता है वो आपका सबसे ज्यादा किस में रिच होता है? प्रोटीन्स में। फैट्स भी होते हैं उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, बट सबसे ज्यादा रिच किस में होता है? आपके प्रोटीन्स में। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सबसे कम होते हैं आपके फूड प्रोवाइडेड फ्रॉम एनिमल्स में। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स एंड ट्रीज इज। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे और उनमें से हमें बताना है कि बेस्ट टेक्निक कौन सी होगी आपका वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स एंड ट्रीज। जो आपके फ्रूट प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एप्पल ट्री हो गया, आपके ऑरेंज प्लांट्स हो गए, तो इनमें वाटरिंग टेक्निक सबसे बेस्ट कौन सी होती है? तो ये हमने इरिगेशन चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका चेन पंप सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है आपका मोट और फोर्थ ऑप्शन है आपका ड्रिप सिस्टम। देखो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि बेस्ट टेक्निक क्या है। इसको अगर आपको आंसर पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए एंड फिर आप चेक करना कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। चलो तो हमने बात करी बेस्ट टेक्निक की। बेस्ट टेक्निक आप याद रखना कि आपके जो मॉडर्न आपका जमाना आ गया उसमें हमेशा बेस्ट टेक्निक ही होगी आपकी। तो यहाँ पे आपका चेन पंप सिस्टम एंड जो मोट है ये दोनों तो आपके ट्रेडिशनल है, तो ऑब्वियसली ये तो हमारे बेस्ट टेक्निक होंगे नहीं, क्योंकि इसमें आपका हार्ड वर्क भी लगता है, आपको एनिमल्स यूज करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल बुलक्स हो गया। तो ये बेस्ट टेक्निक कैसे होगी? बेस्ट टेक्निक आपकी मॉडर्न होगी जिसमें आपको बस आराम से बैठकर आपको बस एक बटन स्विच ऑन करना है और आपका सारा काम हो रहा है, वो बेस्ट टेक्निक होगी ना, है ना। तो उसी वे में तो हमारा जो ए ऑप्शन है सी ऑप्शन है वो तो हमारा कट हो गया, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है, ठीक है, मॉडर्न नहीं है। अब हमारे पास आता है स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया और वन ड्रिप सिस्टम हो गया। स्प्रिंकलर सिस्टम में एक बार क्विक रिव्यू दे रही हूँ। स्प्रिंकलर सिस्टम में आप बहुत सारे आपके पास पाइप्स होते हैं जगह जगह पर और वो स्प्रिंकल करते हैं वाटर को थ्रू दैट जो आपके उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, आप उनको नोड्यूल्स बोलते हो, तो उससे वो स्प्रिंकल करते हैं। एंड जो आपके ड्रिप सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि आप का एक बहुत लॉन्ग पाइप होता है, उसमें से छोटे छोटे होल होते हैं और वो बिल्कुल आपके रूट्स पर होते हैं होल्स, ओके। तो उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका वाटर जा रहा होता है। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपने पढ़ा होगा और अभी भी हमारे पास वीडियो है पूरी इसकी, तो आप अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो इरिगेशन आप पूरा इसको पढ़िए एंड फिर आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी ऑप्शन, दैट इज ड्रिप सिस्टम। जो आपका वाटरिंग फूड प्लांट्स एंड ट्रीज होता है उसमें हमारा ड्रिप सिस्टम सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि आप उसमें क्या करते हो, फ्रूट जो वो रूट्स होते हैं उनमें आप ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालते हो, तो इससे आपका वाटर वेस्टेज भी नहीं होती। यहाँ पे बेस्ट टेक्निक आप बोल रहे हो, राइट। तो हमें एक पॉइंट को देखना होता है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपने ड्रिप सिस्टम को आप इसको बोलोगे कि ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स एंड ट्रीज, क्योंकि स्प्रिंकलर सिस्टम में भी आपको वाटर कभी कभी वेस्ट होता है, क्योंकि आप जो स्प्रिंकल कर रहे हो तो वो इधर उधर जा रहा है, क्या पता आपके प्लांट्स पर नहीं गिर रहा हो, गिर भी रहा हो, नहीं भी गिर रहा हो, बट आपका जो ड्रिप सिस्टम है इसमें तो कंपल्सरी है वो वहीं पे जाएगा बिल्कुल आपके रूट्स पर, ठीक है। तो दिस वॉज द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स एंड ट्रीज।
चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो थे हमारे 5 MCQ क्वेश्चंस। अब हम थोड़ा सा बड़े से क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो आपका ये है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है इसमें, अरेंज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन करेक्ट ऑर्डर एज दे अपीयर इन शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। हमें क्या करना है, हमें अरेंज करना है किनको, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। इफ यू रिमेंबर हमारे पास 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी राइट। तो हमें इन 7 को ऑर्डर में लगाना है। व्हेन यू आर लाइक, आप सपोज करो कि आप शुगर केन को आप ग्रो कर रहे हो, आपको ग्रो करना है, तो आपको एक एक आपको स्टेप बताना है कि आप क्या क्या करोगे। 7 स्टेप्स को आप कैसे कैसे करोगे सो दैट आप अपने शुगर केन को ग्रो कर पाओ और फिर उसको आप अपने मार्केट में या कहीं पर भी फैक्ट्री में सेल कर पाओ। ठीक है, तो चलो आप कैसे करोगे इसको। आपका जो फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होना चाहिए, दैट शुड बी योर प्लोइंग द फील्ड। हमेशा याद रखना, सबसे पहले आपको फील्ड को प्लो करना है। ठीक है, आपको फील्ड में आपको स्पेसेस बनाने हैं सो दैट आप वहाँ पे सो कर पाओ सीड को। ठीक है, सेकेंड क्या है आपका, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आप सॉइल को प्रिपेयर करोगे, आप उसमें थोड़ा सा मैन्योर वगैरह डालोगे या फिर उसको आप अच्छे से उसमें करोगे, क्या बोलते हैं, उसको गुड बनाओगे सो दैट आप बाद में सीड्स को इजी हो। ठीक है, तो जब आप प्लॉ तो कर दिया आपने, क्या पता प्लॉइंग में थोड़ी गड़बड़ हो, तो आप उसमें डेप्थ वगैरह देखोगे कि इतनी डेप्थ होनी चाहिए आपके सीड को डालने के लिए। तो ये सब आप चेक करोगे, ये सब आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आ गया। देन है आपका सोइंग द सीड्स। अब आपका मेन आता है कि आप सीड्स को सो कर रहे हो। ठीक है, ये मेन पार्ट होता है, क्योंकि अगर आप सीड से सो नहीं करोगे तो आप शुगर केन कैसे ग्रो करोगे। ऐसा तो है नहीं, आप बोलोगे आपरा कटापरा गिली गिली छो और वो आपके क्रॉप्स जो है वो आपके ग्रो हो जाएंगे। ऑब्वियसली नॉट। तो आप सो करोगे सीड्स को। नेक्स्ट है आपका मैन्योरिंग दी सॉइल। अब आप मैन्योर डालोगे उसमें थोड़ा सा, या तो फर्टिलाइजर्स का यूज करोगे या फिर आप मैन्योर्स का यूज करोगे एंड उसको गुड फर्टिलिटी दोगे सॉइल को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इरिगेशन। आप उसको इरिगेट करोगे, आप उसमें वाटर डालोगे सो दैट सारे जो भी आपके प्लांट्स सीड्स हैं, अभी तो फिलहाल अभी ग्रो नहीं हुए हैं, उनको वाटर अच्छे से मिल जाए। तो ये आपको रेगुलरली करना होगा एवरी डे। ठीक है, आई नो हार्ड वर्क है बट करना पड़ेगा क्योंकि आपको ग्रो तो करना ही है। नेक्स्ट आपके पास हार्वेस्टिंग आता है। एक बार जब भी आपके पूरे अच्छे से क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं, आपके शुगर केन ग्रो हो गए, आप उनको कट करोगे, अच्छे से हार्वेस्ट करोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप इन सारे क्रॉप को शुगर फैक्ट्री में दे दोगे सो दैट वहाँ पे वो शुगर को निकाल पाए। ठीक है, तो आपने हार्वेस्टिंग के बाद क्या करा, आपने उनको स्टोर किया और फिर वो आपने सेंड कर दी इन क्रॉप्स को, किनको, शुगर फैक्ट्री में। तो ये थे आपके 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑर्डर में बिल्कुल, सो दैट जब आप शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो, क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप ये सारे 7 करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। ये सारे जो जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं ये हमने सारे स्टडी करे हैं वीडियोस में। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए सो दैट आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाए एंड आप इन क्वेश्चंस को अपने आप भी कर पाओ। ठीक है, मैं तो आंसर बता ही रही हूँ आपको, बट इससे अच्छा होगा कि आप खुद उन आंसर्स को करो और फिर आप रीचेक करो कि हाँ ये आपके करेक्ट थे, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने समझ आए। ठीक है, तो अभी हम 7th क्वेश्चन पर, तो मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। हमारे पास एक कॉलम ए है और एक हमारे पास कॉलम बी है, हमें मैच करना है सिंपली। ठीक है, मैचिंग है ये और कुछ नहीं है। देखो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, आपके पास ए कॉलम में 4 आपके पास ऑप्शन वो हैं, कॉलम में 4 रोज है आपके पास, वेयर एज आपके बी कॉलम में आपके पास 5 रोज है। तो इट मीन्स 1 वहाँ पे एक्स्ट्रा है, आपको वो एक्स्ट्रा ध्यान देना है। ठीक है, ये नहीं है कि आपको सब इधर उधर आपको आता नहीं, आपने रैंडमली कहीं पे भी कर दिया। आपके पास 5 है यहाँ पे, तो 1 तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चल करते हैं अब ये। तो खारिफ क्रॉप्स, देखो इसमें सबसे पहले आप यहाँ देखो, फर्स्ट है आपका खारिफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर। देन इसमें यहाँ पे आपके पास फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, एनिमल एक्सक्रीट, काउ डंग एंड प्लांट वेस्ट, वीट, ग्राम पी, पैडी एंड मेज। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्रॉप्स की बात आ रही है। ठीक है, तो इट मीन्स उनके एग्जाम्पल्स ही होंगे, इतना तो आप कॉमन सेंस ही कर सकते हो। तो अब आपको बस ये देखना है कि आपके कौन सा क्रॉप कौन से एग्जाम्पल के साथ होगा। खारिफ क्रॉप डी ऑप्शन के साथ होना चाहिए या ई ऑप्शन के साथ होना चाहिए। तो अब हम वो कैसे आप पता लगाओगे, जब आपने अच्छे से ये खारिफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स को रीड करा होगा।
ठीक है। एंड अगर आपने नहीं भी किया होगा तो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट आपको मेरी वीडियो में ये आराम से मिल जाएगा और आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। चलो अब ये करते हैं। तो खरीफ क्रॉप का देखो हमेशा याद रखना, खरीफ क्रॉप आपको क्या होता है, आप खरीफ क्रॉप को और क्या बोलते हो, आप बोलते हो इनको समर क्रॉप्स, राइट। तो समर क्रॉप्स यहाँ पे जो आपके एग्जांपल्स होंगे दैट इज पैडी एंड मेज, ये हमने अच्छे से स्टडी किया था। जो आपके खरीफ क्रॉप्स हैं वो आपके पैडी और मेज होंगे। पैडी मेज, पैडी क्या है यहाँ पे आपका राइस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ईजी है, याद हो जाएगा, ठीक है। अब बचा हुआ ऑप्शन यहाँ पे, अब देखो राबी क्रॉप्स के बारे में, और बचा हुआ हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा है, वीट, ग्राम, पी, ठीक है। तो याद रखना आपके जो राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं, वीट, ग्राम, पी। तो हमने फर्स्ट को किसके साथ मैच किया, ई ऑप्शन के साथ मैच किया। हमने सेकंड को किसके साथ मैच किया, डी ऑप्शन के साथ मैच किया। अब आता है हमारा थर्ड, केमिकल फर्टिलाइजर्स। कि केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या क्या है, यहाँ पे देखो बिल्कुल सामने आपके पास एग्जांपल्स दे रखे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स की। ये भी आपको पता होना चाहिए कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल क्या है, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। तो यहाँ पे हमने थर्ड को किसके साथ मैच किया, बी के साथ मैच किया, ठीक है। तो ये जो था ये आपका यहाँ पे था, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्गेनिक मैन्योर। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है ऑर्गेनिक मैन्योर आपका क्या क्या होता है। मैन्योर में आपका क्या क्या आता है, आपके पास प्लांट वेस्ट आता है, आपके पास एनिमल वेस्ट आता है, आपके पास काउ डंग आता है ना। तो ये सारे क्या यहाँ पे बिल्कुल सीधे सीधे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स ही थे आपके, ठीक है। तो फोर्थ जो है आपका ऑर्गेनिक मैन्योर, वो आपने किसके साथ मैच किया, सी के साथ मैच किया। तो ये है हमारे आंसर्स, ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं। तो अब ये आपके देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बच गया, तो इसको हमें कुछ नहीं करना, हमें लीव करना है इसको। आपने यहाँ पे मैच कर दिया तो ये आपका ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। ये इसमें आपको बताना है कि नेम 2 क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड बाय सोइंग सीड्स डायरेक्टली इनटू फील्ड। देखो जब इसमें क्या बात हो रही है कि आपको वो 2 टाइप के क्रॉप्स बताने हैं जो आपके मतलब आपको डायरेक्टली सीड्स को डालना होगा फील्ड में। तो वो कौन कौन से 2 क्रॉप है, तो इसके लिए जो आपका आंसर होगा दैट इज द 2 क्रॉप्स व्हिच आर कल्टीवेटेड बाय सोइंग सीड्स डायरेक्टली इनटू द फील्ड आर वीट एंड ग्राम। मतलब जो वीट और ग्राम है आपके, उनके आपको जो सीड्स हैं वो डायरेक्टली फील्ड में डालने होंगे, ठीक है। तो ये जो था आपका इसका आंसर, ही छोटा सा ही था, आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। ये नाट आपका जो वीट है और ग्राम है, ये इन दोनों की सीड्स आपके डायरेक्टली फील्ड्स में डलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा, इतना हार्ड नहीं था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो देखो यहाँ पे आपका ये वीट है, यहाँ पे आपका ये ग्राम, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर दैट सेज, अच्छा ये भी एक आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का है। आपको एक छोटी सी सेंटेंस दिया आपको और फिर बताना है कि उसमें भी सब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या बोल रहा है कि फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नोन एज, हाउ डज दिस प्रैक्टिस हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, जो फार्मर्स है नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया मतलब आपको बताया ना कि जो आपको ऊपर का साइड है, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा हो गया, आपका पंजाब हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, है ना। तो ये सारा आपका नॉर्थ में आता है। तो वहाँ पर जो फार्मर्स हैं उन्होंने लेग्यूम्स ग्रो करे। लेग्यूम्स ग्रो क्या है यहाँ पे, लेग्यूम्स क्या है यहाँ पे, आपके लेग्यूमिनस क्रॉप्स है, ठीक है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन से होते हैं, जिनमें आपका रूट नोड्यूल्स में आपके क्या होते हैं, राइजोपस वो होते हैं, जो राइजोपस बैक्टीरिया होते हैं जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो वो वाले प्लांट्स आपको हम क्या बोलते हैं, उनको लेग्यूम्स या लेग्यूमिनस क्रॉप्स। तो आप जो हमारे फार्मर्स हैं उन्होंने लेग्यूम्स को ग्रो करा एज फॉडर इन वन सीजन। लेग्यूम्स को ग्रो करा फॉडर के उसमें, जो आप काउस वगैरह को खिलाते हो, जिसको आप चारा बोलते हो हिंदी में, और वीट को करा नेक्स्ट सीजन में, ठीक है। इस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं, तो इसका एक बड़ा ही इजी सा आंसर है, ये भी हमने अच्छे से स्टडी करा है। इसको जहाँ पे भी बात आ गई आपकी लेग्यूम्स की, लेग्यूम्स मतलब कि आप राइजोपस बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हो नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो, तो उस प्रैक्टिस में हम इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन आपका क्या है,
वो एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम लेग्यूम्स को यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे भी आपको वर्ड आ गया लेग्यूम्स की, वो बताओ आप प्रैक्टिस कौन सी है जहाँ पे लेग्यूम्स यूज़ करते हैं, तो वो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाना चाहिए कि उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। उसको हम बोलते हैं अपना क्रॉप रोटेशन। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि हाउ डज दिस प्रैक्टिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल, मतलब आपकी जो सॉइल है उसको रिप्लेनिश करने में कैसे हेल्प करती है, उसको फर्टाइल बनाने में या फिर उसको खराब नहीं होने देने में ये प्रैक्टिस कैसे हेल्प करती है। कौन सी प्रैक्टिस, आपके क्रॉप रोटेशन। तो कैसे हेल्प करती है, Rhizobium bacteria present in root nodules of legumes fix the nitrogen gas of the atmosphere to form your nitrogen compounds। क्या होता है कि जो आपके राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो आपके रूट नोड्यूल्स में होते हैं, आपके इसी सपोज करिए आपका एक लेग्यूमिनस प्लांट है और इसके रूट नोड्यूल्स है, यहाँ पे नोड्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके राइजोबियम बैक्टीरिया है। अभी क्या करेंगे, या आपके जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है उसको ये लेकर क्या करेंगे, उसके नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाएंगे जो हमारे प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। अब जब वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे तो इट मीन्स वो नाइट्रोजन इनके लिए अच्छी है। अब वो सारी तो एकदम से नहीं करेंगे, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी रिलीज करते हैं जो आपकी सॉइल में चली जाती है। उससे क्या होता है कि जो आपके सॉइल के अंदर नाइट्रोजन के वो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो नंबर होता है वो कम नहीं होता, वो इक्वल रहता है। तो आपके जो बाकी प्लांट्स हैं वहाँ पर वो भी आसानी से उनके पास नाइट्रोजन आ सकता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स उनके पास वो इनटेक कर सकते हैं। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ योर 9th क्वेश्चन। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो। इसको मैंने डिटेल में अपने पहले वाली वीडियो में भी बताया है, दैट इज योर आई गेस इरिगेशन में मैंने इसके बारे में समझाया था, है ना। तो वो आप याद रखना, और अगर आपने वीडियो तक नहीं देखी तो आप उसको देख लेना, तो आपको याद हो वो, ठीक है, और ये आपको समझ आ जाएगा। अच्छा सॉरी, ये आपके इरिगेशन में इतना ही था, ये आपका एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज योर 10th एंड लास्ट क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल ही सिंपल से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन इसने पूछा है, तो व्हाट इज इरिगेशन, व्हाई इज इरिगेशन नेसेसरी। तो आपके पास बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया और आपको तो बिल्कुल ही याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो क्या है इसका आंसर, The supply of water to crops at regular intervals। तो ये डेफिनेशन है आपकी, that the supply of water to crops at regular intervals is called irrigation। इरिगेशन क्या है आपका, supply of water to crops at regular intervals। रेगुलर इंटरवल्स पर जो आपकी सप्लाई होता है वाटर का टू क्रॉप्स, दैट इज जो इरिगेशन, मतलब पानी डालना सिंपली, ठीक है। एट रेगुलर इंटरवल्स के, हाँ मतलब आप एवरी 6 आवर्स में डाल रहे हो, फिर एवरी 12 आवर्स में डाल रहे हो, तो एक रेगुलर इंटरवल पर डाल रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाई इज इट नेसेसरी, नेसेसरी क्यों है ये। सो इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स बाय द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। ये किस चीज़ में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिएंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है क्रॉप प्लांट्स की फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। सॉइल में जो आपके न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, किसकी हेल्प करती है, क्रॉप प्लांट्स की। The irrigation water tends to dissolve the nutrient present in the soil of a crop field to form a solution। ये क्या करता है, जो इरिगेशन वाटर होता है आपका वो डिसॉल्व करता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, किसमें, एक सॉल्यूशन बना देता है। मतलब जब वाटर गया आपका तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे और वो उस वाटर का पार्ट बन जाएगा। अब वो वाटर जो होगा वो कौन लेगा, आपके क्रॉप्स लेंगे। अब वो जब वाटर ले रहा है जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब या डिसॉल्व हुए थे, तो साथ में जब वो क्या होगा कि वो जो वाटर है आपका और आपके न्यूट्रिएंट्स है वो दोनों ही आपके क्रॉप्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला दैट सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज देन एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द क्रॉप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए वो जो आपके सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो वाटर में है अंदर, वो डिसॉल्व हो जाते हैं बाय द रूट्स ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन एंड सो दिस वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।